दोस्तों अभी जो है हम लोग आज अपना लास्ट सेशन जो कि कर रहे हैं B70 एंड 71 से रिलेटेड। 2-3 दिन के बाद में आपका जो है यहाँ पर बेसिकली एग्जाम होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है मेनली 2-3 चीज़ों पर ही मैं बात करूंगा। पहला तो ये कि किस तरीके से आपको रिवीजन अपना कम टाइम में कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि क्या कट ऑफ जाएगा, कितना एमसीक्यू हमें कवर करना चाहिए, एमसीक्यू के लिए किस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए और ऐसे राइटिंग के लिए आपको किस तरीके से करना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो है मॉक किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उसको जो है किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, या ओवरऑल जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, या आपने कुछ नहीं किया हुआ है तो अभी आप क्या कर सकते हो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। ठीक है। देखिए टाइम तो ऑब्वियसली आपको कम मिला था, नो डाउट, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो लोग हैं जो कि जामिया का ऑलरेडी किसी न किसी कोर्स में पेपर दे चुके हैं, उनका रिजल्ट किसी तरीके से नहीं आया। चलिए ठीक है, उस चीज़ को भूल जाइए। फिलहाल जो आपका फोकस 14 तारीख यानी 14 सितंबर पे होना चाहिए, और वहाँ पर किस तरीके से आपको अपना स्टार्ट करना है। पहली चीज़ याद रखिएगा कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद में 2-3 चीज़ें कि आपको जो है 100% सॉल्व करके नहीं आना है। ठीक है, 100% के चक्कर में आप रहते हो, वहां पर आपका दो चीजें, एक तो 40 नंबर जो है ना, ये 40 मार्क्स जो है, ये 40 मार्क्स आपका जो है 1 मार्क्स का जो है 1 होगा, और अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 0.25 भी जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये आपका जो 40 है इसमें मिनिमम जो है 20 प्लस आप कर लो, है ना। 20 प्लस अब देखो कि ये किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपका 20 जो है बहुत अच्छे जोन में है, या 15 जो है आपका बहुत अच्छे जोन में है। ठीक है, कई सारे लोगों का होगा कि कितना एमसीक्यू सही होगा तो आपका कॉपी चेक होगा, तो ऐसा कुछ भी जो है क्राइटेरिया नहीं है, तो आप इस चीज को मत लेना कि कैसे होगा। ठीक है, अब ये 40 नंबर जो है इस पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो, अगर तुम 10 से 15 के बीच में रह रहे हो, है ना, तो अब इसलिए क्वेश्चन टफ है। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो इसलिए क्वेश्चन जो है तुमको अगर टफ लग रहा है तो ये जो है 90% लोगों के लिए टफ होगा। बाकी के बच्चे 10% ऐसा होगा जो कि 20 से 25 के रेंज में चले जाएंगे। ठीक है, 10% मान लो नहीं, 5 से 7% ऐसा मान लो। उसके अलावा जो है तुम्हारा 25 से 30 वाले रेंज में जो जाएंगे, मुश्किल से यहाँ पर 2 से 3% लोग होंगे। तो अब आप ये मान के चल लोगे कि जिन लोगों का एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग है, क्या उनका जो है डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं जब अपना पेपर दे रहा तो सेम पैटर्न जो है मेरे एग्जाम का भी था। वहां पर ऐसे राइटिंग यानी डिस्क्रिप्टिव एंड जो है आपका एमसीक्यू था, और मुझे याद है कि मैं जो है 9 क्वेश्चन एमसीक्यू जो है फर्स्ट राउंड में, मतलब अपना जब 10 मिनट के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व किया था तो 9 एमसीक्यू सॉल्व किया था, और मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे थे। फिर भी जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं हो पाएगा। मैंने वहां पर कुछ भी नहीं किया, और सबसे पहला काम किया, डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन को खोला और वहां पर लिखना शुरू कर दिया। यानी जो बच्चे एमसीक्यू में फंसे हुए थे, अपने टाइम को लगा रहे थे, मैंने वो टाइम अपने ये 40 नंबर से, मान लो कि 31 नंबर जो यहाँ पे रह गया, इसको छोड़ा, और मैं यहाँ पर 60 पे पहुंच गया। 60 पे इसलिए पहुंच गया क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा है ना कि यहाँ पर अगर कुछ भी लिख देते हैं तो ना चाहते हुए भी तो एक आध नंबर 0.5 जो कि आपका बढ़ ही सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर गलत करेंगे तो -0.25 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट कर गया और इस वाले पे मैंने फोकस किया बढ़िया से, और इसको लिखा, है ना। यानी 10 मिनट के बाद में मेरे पास में लगभग जो है 1 घंटा 20 मिनट बचा था। उस 1 घंटे 20 मिनट में मैंने ऐसे राइटिंग किया और बहुत अच्छे से किया। बाकी बच्चे क्या किए, उनके पास में ये 20 मिनट कम हुआ, तो 20 मिनट कम हुआ तो ऑब्वियसली वहां से उनका 4-5 नंबर तो यहाँ से कम हो गया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो है मैं यहाँ पर बढ़ गया, 14 से 15 वाले रेंज में पहुंच गया, है ना। तो कई बार जो है एमसीक्यू अगर टफ लगता है तो आपको वहां पर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहली बार, एमसीक्यू टफ लग रहा है तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओगे। दूसरी चीज ये है कि कई बार जो है ना डिस्क्रिप्टिव को जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद में ना एक आध क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यू, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आप जो है थोड़े बहुत 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर जो है 50-50 वाला जो रेशियो होगा, है ना, या ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला जो है या तो ये वाला होगा, है ना। तो इस तरीके से चीजों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी जो है सजेस्ट करूंगा कि जो है आपको बेसिकली अगर टफ लग रहा है तो आप जो है वहां पर 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पर है कि अगर मान लो कि आपसे 20 हो जा रहा है ना, और उसके अलावा जो है 20 हो जा रहा है ना, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब देखो कि मान लो कि वहां पर जो है ना अगर 20 भी हो रहा है तो अब वहां पर आप थोड़ा सा हैप्पी होके डिस्क्रिप्टिव की तरफ जो है मूव कर जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी 20 अगर हो गया तो यहाँ से जो है ना टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं है। आप एमसीक्यू में जो है टाइम लगाओगे और वहां पर वही होगा कि सॉल्व होने वाला होगा तो फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड राउंड में, और ये सब काम जो है 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो एमसीक्यू वाले पार्ट से जो टाइम बचा के तुम अपने डिस्क्रिप्टिव वाले पे लेके जाओगे वो तुम्हारा स्कोर बढ़वा देगा। इसलिए मैंने पहले दिन ही जब सेशन लिया था वहां पर जो है वीडियो मैंने जो दिया था तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे राइटिंग आपका ऐसा है जो कि आपका सिलेक्शन करवाने वाला है। अगर आपने ऐसे राइटिंग नहीं किया हुआ है
तो आपको मैं सजेस्ट किया था कि थर्ड वाला जो वीडियो है मिनिमम उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। वहाँ पर जो टॉपिक मैंने बताया होगा उस टॉपिक को ज़रूर जो है तैयार कर लेना। नहीं तैयार कर पाते तो उससे रिलेटेड जो है कम से कम 1 घंटे, डेढ़ घंटे का जो है वीडियो देख लेना उस पार्टिकुलर टॉपिक में। उससे रिलेटेड मिलता-जुलता टॉपिक तुम्हारे एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। अब उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। मॉक फाइनल में जो इससे से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक दिए हैं, अभी तो मॉक फाइनल अभी आपका आज निकल से आएगा ना, तो मॉक फाइनल 2 है वहाँ पर, दोनों में जो टॉपिक जो है मैंने दिया हुआ है, उस टॉपिक को तुम्हें ढंग से तैयार कर लेना है। अब तुम्हारा ये है कि अब देखो यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, वो क्या करेंगे सोच-सोच के लिखना शुरू करेंगे। वो 4 से 5 लाइन में फँसे रहेंगे, तुम पूरा का पूरा जो है पेज भर के अपना निकल लोगे, ठीक है? क्योंकि तुमने पहले से जो है प्री प्लान करके रखा हुआ है कि ये वाला टॉपिक अगर सोशल मीडिया मान लो, एआई मान लो या जो भी हम लोगों ने जो भी टॉपिक वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो इससे रिलेटेड अपने पास में पॉइंट्स है ना? तो उस पॉइंट के बेसिस पे क्या कर सकते हो, हम अपनी ऐसे राइटिंग को जो है आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये वाले लोग क्या करेंगे जो प्रैक्टिस करके नहीं आए होंगे, वो सोचेंगे और सोचते हुए जो है वो अपना टाइम जो है वहाँ पर गँवाएँगे। तो यहीं पर जो है तुम आगे बढ़ोगे और यहीं से जो है तुम्हारा सिलेक्शन होके आने वाला है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। और एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको जो बोलेंगे मतलब फोड़ दिया, 100 क्वेश्चन कर दिया एंड ऑल, वो सारी चीज़ों पे ध्यान मत देना। इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ। जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तो मैं जब एंड में जो है 9 पे जो था ना, तो उसको जो है मैं खत्म करने से पहले मेरे पास 10 से 12 मिनट बच गया था। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो 5 से 7 क्वेश्चन फिर से मैंने टिक कर दिए थे ना। तो ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से जो है 16 एमसीक्यू मैंने सॉल्व किया था और इत्तेफाक से जो है पूरा का पूरा 16 मार्क्स जो कि हमारा एमसीक्यू में सही हो गया था। यानी जो मतलब 7 में ऐसा मान लो कि 2 तुक्का वाला रहा होगा, 3 जो है 50-50 वाला रहा होगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मेरा सॉल्व हो गया था। तो ओवरऑल जो है मेरा जो भी एमसीक्यू था पूरा का पूरा सही हो गया। रही बात यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाले में, तो हमारे राइटिंग में ऐसा होता है कि अगर आपको मान लो कि 35 प्लस आ गया, है ना? तो आप ये मान के चलिए कि अगर 50 के रेंज में आप आ गए, तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। ये कट ऑफ जो है हमारा जाता था। अब यहाँ पर देखो कि मेरा हुआ क्या ना कि मुझे याद है यहाँ पर 16 मेरा और कट ऑफ जो गया हुआ था 57 और 60 के बीच में ऐसे कुछ चला गया हुआ था, है ना? और मेरा जो है थर्ड पे या सेकंड पे जो है नाम आ गया था, ठीक है? और जनरल में आया था। तो मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पर जो है 35 प्लस जो है मेरा मार्क्स आ गया था। तो अब क्या जो है ऐसे राइटिंग अगर मान लो 30 नंबर का रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है, इसमें जो है मोस्टली बच्चे जो है मतलब मान लो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो कि एकदम सही कर लेंगे। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन तो सबका मान लो। ये 30 नंबर जो है ना तुम्हारा ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी जो एमसीक्यू जो है तुमने पहले एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी किया हुआ है वहां पर कितना जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको टॉपिक दिए थे यानी जो एमसीक्यू मैंने आपको प्रोवाइड कराया था उसको आपने किस तरीके से किया ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो पैनिक नहीं करना है आपको। अगर मान लो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो रहा है तब भी आपको दिक्कत नहीं लेने वाली बात है। एक तरीका मैं और बताऊंगा कि जैसे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था तो एक पेज पे आई थिंक 7 और 8 एमसीक्यू था। 1 से 8 तक मैंने सॉल्व किया, मेरा एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुआ। वहां पर मैं पूरे तरीके से खत्म हो गया और मैं उसी समय जो है 3 से 4 मिनट के अंदर में ये मान लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है? फिर मैंने वहां पर पता नहीं अचानक से मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जो है ना 40 से लेके 32 यानी उल्टा क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया और वहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। जो भी 9 क्वेश्चन हुए थे उल्टा पढ़ना मैंने शुरू किया था और उसके बाद रेगुलर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो वहां पर एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ यहाँ से करते हैं, देखते हैं और भी हो जाएगा। फिर भी वो और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन होता चला गया। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 4-5-10 क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे। तो पैनिक आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, जो मैंने किया है वो आपको नहीं करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये, मान लो कि तुमसे जो है 10 क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू में हो गया, तो वहाँ पर बैठे मत रहो, है ना? फँसो मत वहाँ पर, वहाँ से डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओ, ठीक है? टाइम टू टाइम जो है थोड़ा-सा मतलब मान लो कि जो है हाथ दुख जा रहा है तुम्हारा लिखते-लिखते, तो ऐसा लग रहा है कि ये फलाना वाला एमसीक्यू जो पढ़े थे, ये वाला सॉल्व हो सकता है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लो, है ना? और वहाँ पर जो है उस समय मैं सजेस्ट करूँगा कि उस समय फाइनल ओएमआर मत करो। फाइनल ओएमआर जो है फर्स्ट राउंड जब तुम अपना कर लेना और वहाँ पर 4 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो रहा होगा फर्स्ट राउंड में करके उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव पे चले जाना। सेकंड राउंड में आने के टाइम में तुम्हें क्या करना है कि क्वेश्चन पे एकदम हल्का सा टिक करके रखना है, ठीक है? और जब तुम क्या करोगे कि डिस्क्रिप्टिव करने से 5-10 मिनट पहले जब आओगे, तो वहाँ पर जो तुम्हारे पास में टाइम रहेगा, उसमें जो है अपने ओएमआर को फिल कर देना, क्योंकि ना करने से बेटर आप वहाँ पर कर दोगे। अगर 5-6 क्वेश्चन आपका मतलब मान लो मिनिमम 10 क्वेश्चन से कम अगर आपका सॉल्व हो रहा है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा तुक्केबाजी करके आ जाना, है ना? अगर 10 क्वेश्चन से कम हो रहा है, क्वेश्चन बहुत टफ है और तुमने रेगुलर बेसिस पे जामिया के पोल साइंस, बी55 एंड अदर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किया हुआ है, तो तुम्हारे से मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम वहाँ पर 30 प्लस एमसीक्यू ईजिली कर लोगे, ईजिली, है ना? तो अगर तुम 30 प्लस कर ले रहे हो, तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वहां पर तुक्केबाजी मत करना। अगर तुम नॉर्मल तैयारी की हो 20 प्लस हो जा रहा है, 20-25 के रेंज में हो, तब भी तुक्केबाजी मत करना। हाँ, लेकिन जो है 15 से 20 के रेंज में रहोगे, तुम अगर 15 से 20 के रेंज में और जो सीरियस वे में तैयारी नहीं किए हो, है ना? मतलब जो कि तुम्हें टाइम नहीं मिला है, तो 15 से 20 के रेंज में तो थोड़ा सा जो है 10 क्वेश्चन चांस ले सकते हो, ठीक है? उससे ज्यादा तुक्केबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर 20 से 25 के रेंज में हो, 15 से 20 वाले रेंज में जो है तो वहां पर थोड़ा सा कर सकते हो। उसके अलावा जो है 30 प्लस मुझे लगता है जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल रहेगा, तुम इजिली जो है थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होगे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जामिया एमयू के लिए, किसी के लिए भी, तो तुम जीके जीएस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है?
अब थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी लास्ट टाइम में हमें रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। रिवीजन करने के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो मैंने आपको कंट्री कल्चर दिया है, ठीक है? अब कंट्री कल्चर में जो है जर्मनी से रिलेटेड मैंने प्रोवाइड कराया है, कुछ में मिक्स मैंने जर्मनी एंड जापान जो है आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है? तो आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जर्मनी से रिलेटेड जो है पता होना चाहिए, वो जो चीज़ें हैं मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कराया हुआ है। अब वहाँ से जो है थोड़ा-सा पढ़ो, अब इसको जो है रट्टा-फिकेशन करने बैठ मत जाओ, जो भी पढ़ना था पढ़ लिए, जो याद करना था कर लिए। 10-15 मिनट में जो है एक बार रीड आउट कर लो कि ये चीज़ें हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड एमसीक्यू है, एमसीक्यू लगा लिए, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। इंडिया आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान दे दो थोड़ा-सा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान दोगे तो वहाँ पर जो है तुम इसको रिलेट कर लो अपने हिस्ट्री वाले पोर्शन से। यहाँ पर क्या कर सकते हो कि हिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट लो, कौन-कौन सा टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले डिस्कवर कब हुआ, ठीक है? इसके इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, बस ये सारी चीज़ें, किसके साथ में ट्रेड होता था, ठीक है? बस उसके अलावा कुछ भी नहीं तुम्हें ध्यान में रखना है। वैदिक पीरियड देख लो, इसमें 4 वेदास होते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है तुम्हारे पास में लॉन्गेस्ट एपिक महाभारत है, रामायण है, वेदास उसके अलावा जो है उपनिषद एंड ऑल वो सारी चीज़ों को थोड़ा-सा देख लो, बस सिंपल-सिंपल। ये सब जो है 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के अंदर में ये सब टॉपिक को जो है तुम अपना रिवाइज़ कर सकते हो। मेन-मेन जो चीज़ें हैं उसको ही तुम्हें अभी ध्यान में रखना है। बुद्धिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड जो है तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है उसके अलावा जो उसके फाउंडर से रिलेटेड, उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उससे रिलेटेड, और बेसिकली इसके लिटरेचर के बारे में ध्यान रख लेना है ना। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो लिटरेचर है जैसे त्रिपिटका हो गया हमारा, है ना। उसके अलावा जो है जैनिज्म से रिलेटेड जो है आगामस जो है हमारा, उसको आपको ध्यान में रख लेना है। ये सब जो है लिटरेचर से रिलेटेड, यानी जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म को भी आप जो है मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर में रिवाइज कर सकते हो। ये तरीका मैं इसलिए 10 से 15 मिनट बता रहा हूँ क्योंकि इसको आपको एक बार नहीं करना, मल्टीपल टाइम करना है, इसलिए जो है मैं 10 से 15 मिनट बोल रहा हूँ। अभी क्या करेंगे बच्चे, बुद्धिज्म को पढ़ने बैठ जाएंगे, वैदिक पीरियड को पढ़ने बैठ जाएंगे, मुगल पीरियड को पढ़ने बैठ जाएंगे। ये सब नहीं करना है आपको, जो है मेन चीजें करना है। मुगल पीरियड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, अब ये सारी चीजें जो है ना मैंने एमसीक्यूज के जरिए कराए हुए हैं। वन लाइनर जो है तुमको मिला हुआ है, जो डे वाइज जो तुम्हारा प्रैक्टिस हो, सब में जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यू ऑलरेडी है, ठीक है। तो वो ऐसा जो भी है इसमें टॉपिक बता रहा हूँ उससे रिलेटेड, इससे अलग भी है, इससे बहुत सारा ऊपर भी है ना। तो वो सारा अगर तुमने करा हुआ है तो इंशाल्लाह तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। मुगल पीरियड को देखो तो मुगल पीरियड को पूरा का पूरा पढ़ने मत बैठ जाना। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चीजें उसको तुम अपना ध्यान में रख लो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान में रख लो। फिर उसके बाद में ये जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा तुमको मुगल पीरियड वाले में, है ना, इसमें जो आधा घंटा टाइम ले लो। मॉडर्न आर्ट जो है उसमें जो है मॉडर्न इंडिया एंड आर्टिस्ट, इसमें क्या करना पड़ेगा कि फेमस पर्सनैलिटी जो हो गए हमारे फ्रीडम फाइटर जो है उसके बारे में, उनके बुक के बारे में थोड़ा सा जो है बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट, जैसे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ये सब जो है ना तुमको इंपॉर्टेंट जो फेमस है उनको तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन होंगे किसी के, मतलब किसी के क्या बहुत सारे तो है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो कि 5-10 जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका अभी भी मतलब यूज होता है, तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉपुलर बुक्स जैसे अरुंधति रॉय, उसके अलावा रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड हो गया तुम्हारा, और उसके अलावा सलमान रुश्दी हो गए, है ना। तो इस तरीके से जो भी तुम्हारे फेमस बुक वगैरह उसको तुम्हें थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने एमसीक्यू के जरिए तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। तो अब उसके अलावा जो है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन को, ये सब जो है ना जितना भी मैंने यहाँ पर बताया आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, बेसिक, ये सब जो है तुम्हारा 2 घंटे में रिवाइज हो सकता है। तुम अगर अच्छे से, तुमको जो मैंने डे वाइज जो है डे 1, डे 2, डे 3 करके जो दिया हुआ है उसको अगर तुमने ढंग से किया हुआ है, 2 घंटे में तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। और इसको तुम मल्टीपल टाइम कर सकते हो सकता है कि यहाँ पर जो आईबीसी वो करे, उसके बाद में एक ऐसे टॉपिक लिख दिए तुम, है ना, ऐसे जो टॉपिक है उस पर तुमने लिख लिया, वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म को कवर किया, उसके बाद में एक ऐसे टॉपिक कर लिया। तो इस तरीके से रिवीजन होगा बेसिकली। अगर तुम इसको ज्यादा पैनिक करके बैठ जाओ कि आज ही पूरा कंप्लीट कर देना, 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस कवर कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, जो होना होगा सिलेक्शन होने वाली बात वो आप एग्जाम हॉल में होगा डिसाइड, अभी छोड़ दो, ठीक है। अभी जो अपना काम बता रहा हूँ उस तरीके से कर लो, ठीक है। उसके अलावा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें जो है थोड़ी सी चीजें तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो है फंडामेंटल जो तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, पूरा का पूरा लिस्ट लेके मत बैठ जाना, फंडामेंटल राइट्स को पूरा डिटेल में मत पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट एफआर है हमारा उसको देख लो, इंपॉर्टेंट एफडी जो है उसको देख लो, इंपॉर्टेंट डीपीएसपी के अंदर में जो है उसको देख लो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है उसको देख लो। इस तरीके से चीजें जो है तुम्हें देखना पड़ेगा। सिंपल बेसिक देखो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है हमारा कौन कौन है, लास्ट के 100 से लेकर 106 तक है, तो जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। 86 को जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये सब जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारा उसको हमें ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पूरा, इसमें इतनी सारी चीजों को आप नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया तुम्हारा। इस तरीके से जो है तुम्हारा हमारा जो माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड बात करता है, हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो सब जो है तुम्हारा देखना पड़ेगा। आर्टिकल 324 जो हमारा हो गया है ना, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और उसके अलावा जो है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से रिलेटेड, है ना, गवर्नर से रिलेटेड, सीएम से रिलेटेड, पीएम से रिलेटेड, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स जो है इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बेसिक जो है तुम्हें ध्यान में रखना है। इतना जाकर डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, जब पढ़ना था वो एग्जाम आपका जा चुका है ना, उस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना था। स्टैटिक जीके में जो है तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें फर्स्ट इन वर्ल्ड देखना पड़ेगा तुम्हें। अब फर्स्ट इन वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें, उसको मत ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट जो चीजें है उसको ध्यान में रखो, जो कि मैंने एमसीक्यू में ऑलरेडी कवर किया है। फर्स्ट इन इंडिया, इसको भी इंपॉर्टेंट में कवर किया है। बिगेस्ट लार्जेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको मैंने एमसीक्यू में डे वाले में रखा हुआ है, एमसीक्यू
प्रैक्टिस सेशन जो था वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अवार्ड्स एंड फील्ड, ये भी जो है मैंने, देखो अवार्ड्स एंड फील्ड जो है सिंपल पता रखो, जो कि तुमको इसमें मैंने कवर कराया हुआ है ना एमसीक्यू में। कंट्री कैपिटल करेंसी जो है इसको तुम्हें ध्यान में रखना। अब इसको जो है अगर तुम्हें पहले से, अगर मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो है तुम्हें आइडिया होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है जामिया का ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं ना, तो उनके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब चीजों का तुम्हें आइडिया होगा, तो तुम एक बार गो थ्रू कर लोगे इन सारी चीजों को ना, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा चीजें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? 8 9 10 लोग जो भी देख रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर देना प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हो यहाँ पे। रही बात की एमसीक्यू जो है तुमको जो वहां पर फाइनल मॉक टेस्ट में जो प्रोवाइड कराया गया है ना, उसको मत छोड़ना, एनी हाउ उसको सॉल्व कर लेना अपना, उसका आंसर की तुमको मिल ही जाएगा एमसीक्यू का। बाकी जो ऐसे राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन वगैरह है वो बहुत इजी लेवल का है, अगर तुमने थोड़ा सा भी मेहनत किया तो उसको कर लोगे। सभी लोग पार्टिसिपेट कर लो एक बार प्लीज, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। और वहां पर मैंने एक ओएमआर कॉपी जो है आप लोगों को ब्लैंक भेजा है, तो उसको जो है ना आपको प्रिंट करा लेना, मिनिमम जो है 2 प्रिंट कॉपी जो है आपके पास में होना चाहिए। रियान कह रहा है 0.25 नेगेटिव होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में प्लीज पार्टिसिपेट कर लो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ पर हो, वरना मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ इसको, या खत्म कर दें, एमसीक्यू कवर नहीं करें हम। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर लो, एक बार मुझे बता दो कि आप लोग यहाँ पर हो भी या नहीं, या सो रहे हो, जल्दी। ठीक है, कोई नहीं बता रहे भाई साहब, लग तो रहा है ऐसा ही कि लिंक वगैरह शेयर किया गया है। मैं 1 मिनट वेट करूंगा, अगर सबका अटेंडेंस आ गया ठीक है कंटिन्यू करूंगा, वरना खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं लिंक शेयर कर दिया गया। इतना फ्लक्चुएट हो रहा है नंबर ऑफ व्यूअर्स ना। एक बार आप लोग अपना अपना नाम लिख दो बस, जल्दी। 848 हो रहा है, आप लोग जो है 849 तक कर दो तो सही है, अदरवाइज मैं यहाँ पे एमसीक्यू 50 ही कराने वाला हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट से रिलेटेड भी यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ ना, मैं नहीं कर सकता वहाँ यहाँ पे। जल्दी जल्दी आप लोग एक बार नाम जो है यहाँ पर अपने लिख दोगे। ठीक है, अनस, अफसर आलम, ओके ठीक है। और बाकी लोग? ठीक है, लिंक शेयर हुआ था, चलिए ठीक है, इसको हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोग गूगल मीट सेशन करेंगे शाम में 4 बजे के बाद, ठीक है। मुझे पता है, इसीलिए सारी चीज़ों को यूट्यूब पे नहीं रखते, मेन कोर्स को अपने वेबसाइट पे रखे हुए हम लोग, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर आपने पैसे खर्च किए इस चीज़ के लिए, तो इसलिए इसका जो है आपके साथ में मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में ही रहना होता तो आपसे इसका चार्ज नहीं लेना चाहिए था, है ना। तो अब अगर आपसे फी लिया गया है तो उन लोगों के साथ में एक तरीके से ये फेयर नहीं होगा, तो इसको हम लोग गूगल मीट सेशन करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें बात करनी चाहिए, एमसीक्यू सॉल्व करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि लिंक शेयर होगा, जो कि फिर भी मैंने करा था कि देखते हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार अपने साथ नहीं हुआ, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे खासे लेवल पे है ना। चलो ठीक है, अपन गूगल मीट सेशन करेंगे 4 to 5 PM के बीच में, ठीक है। मैं अपडेट कर दूंगा, करवा दूंगा ब्रॉडकास्ट पे आप लोगों को, या तो गूगल मीट सेशन कर लेंगे, या तो मैं अपनी वेबसाइट पे लाइव कर लूंगा, जहाँ पे किसी भी बेगर जो है अनऑथोराइज ईमेल आईडी को एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग अपना रेगुलर कोर्स में करते हैं ना, उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये रहा अपना